नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरनामा। जो आज है 24 मई 2026, दिन है रविवार। आज देखते हैं T20 टॉप खबरें। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। पर वायरस की चपेट में आने से एक बाघिन और उसके 4 शुवकों की मौत के बाद देश भर में के अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व में चिंता बढ़ गई है। आवारा कुत्तों से वन्यजीवों में फैलने वाला इस वायरस को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कान्हा टाइगर रिजर्व के बाघ विचरण वाले क्षेत्र में हाथी के साथ पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। रिजर्व के 2 परिक्षेत्रों में 404 कुत्तों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। राज्य में अन्य नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व में भी सावधानी बरती जा रही है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व सिसरका सिरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में विशेष सावधानी बरती जा रही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के पास शनिवार शाम को अचानक अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने घेरे के बिल्कुल नजदीक हुई इस वारदात के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे व्हाइट हाउस परिसर को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई भी तुरंत हरकत में आ गई। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, व्हाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस की पूरी मदद कर रही है। जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी आएगी तो हम जनता को अपडेट करेंगे। जिस वक्त यह सुरक्षा चूक हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वह उस समय ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ ओवल ऑफिस से फोन पर बातचीत कर रहे थे। गोलाबारी के बाद तुरंत सीक्रेट सर्विस के अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान नॉर्थ लॉन में फैल गए और सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एहतियाती तौर पर नेशनल गार्ड के जवान ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की नौकरियां के नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि रोजगार मेले युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सरकारी सेवा में नए प्रवेशकों का स्वागत करते हुए रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर बल दिया। उन्होंने नए भर्ती हुए इन युवा कर्मियों को कर्मयोगी बनने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा, युवा आने वाले वर्षों में विकसित भारत के सपने को साकार करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न अपने 5 देशों की यात्रा के कूटनीति और आर्थिक परिणाम के बारे में विस्तार से बताया और प्रत्येक देश के साथ हुए क्षेत्र विशिष्ट दर्शनों, समझौतों और वार्ताओं का भी उल्लेख किया। इनमें नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, जल, कृषि और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग
पर चर्चा किया। स्वीडन के साथ एआई और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत, नॉर्वे के साथ हरित प्रौद्योगिक और समुद्री सहयोग पर चर्चा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीति, ऊर्जा और प्रौद्योगिक साझेदारी पर समझौता और इटली के साथ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में विदेशी साझेदारी के एक नई आर्थिक और नए अवसरों के दरवाजे खोल रही है। भारत के इंजीनियरों, तकनीशियनों और कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र बन गया है, जिसमें 2,30,000 से ज़्यादा अधिक मान्य प्राप्त स्टार्टअप हैं। यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक समझौता का उदाहरण सामने है। भारत उन कुछ देशों में है एक है जिसके पास डक्स सेमीकंडक्टर दिग्गज ने समझौता किया है। आज की दुनिया उनका सम्मान करती है जो नवाचार करते हैं, निर्माण करते हैं और बड़े पैमाने पर वितरित करते हैं। देश इन तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है और इन परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा शक्ति भारत का युवा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के सभी इंटरनेट मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को बंद कर दिए गए हैं। अभिजीत ने एक्स पर पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पेज हैक किया गया है, मेरी निजी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है, वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। इस समय किसी भी प्लेटफॉर्म तक हमारी पहुंच नहीं है। अब कोई भी पोस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई तकनीकी दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को संज्ञान लेते हुए सीबीएसई से रिपोर्ट तलब की है। छात्रों ने पेमेंट फेल होने, पोर्टल ठप होने और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कॉपी से परेशानियां की शिकायत की हैं। दरअसल बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र पुनः मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों को कई तकनीकी समस्या आई है। इसी वजह से छात्र और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका से जो नए संकेत मिल रहे हैं उससे यही पता लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका मीडिया के मुताबिक अचानक अमेरिकी सैनिक अफसरों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सभी वरिष्ठ सैनिक अफसरों को पेंटागन पहुंचने का फरमान भेजा गया है। सैन्य अफसरों के साथ साथ ही वरिष्ठ इंटेलिजेंस अफसरों को भी वाशिंगटन बुलाया गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए रिकॉल रोस्टर लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है सैनिक फौरन मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाएं, इसकी जगह दूसरे सैनिक दस्ते की तैनाती की जाएगी। अमेरिकी सैनिक अफसरों को वीकेंड पर बुलाने के साथ साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वीकेंड प्लान कैंसिल कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टी से जुड़ा अपडेट भी दिया है। युद्ध के बीच किरदार सक्रिय हुआ है वो है कतर। कतर के प्रतिनिधियों ने ईरान के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ईरान की बातचीत से पहले कतर की प्रतिनिधियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की थी। कतर ने दोनों पक्षों को एक ही बात कही, दोनों पक्ष युद्ध को रोकें ताकि हॉर्मुज की आवाजाही दोबारा शुरू की जा सके। कतर ने
भी ये भी कहा कि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर लचीला रुख रखेंगे तो समाधान तक पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान फिर हुआ फेल। ईरान ने अपना मत बताया है और मुलाकात के नतीजे ने ये बताया है कि मुनीर इस बार भी स्थायी युद्ध विराम के लिए सही माहौल नहीं बना पाया। सीज फायर का क्रेडिट लूटने के लिए मुनीर और शहबाज इस युद्ध में कूद तो गए थे, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। पाकिस्तान के पास न तो आर्थिक कद है जो अपनी बातों को मनवा सके, पाकिस्तान के पास वो सैनिक शक्ति भी नहीं है जिसकी वजह से दोनों पक्ष पीछे हटे। मुनीर और शहबाज की इस नाकामी के बीच एक और किरदार सक्रिय हुआ है, वह है कतर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर एक बहुत ही बड़ा और जोश भरा बयान दिया है। शनिवार को महाराष्ट्र के सिरनी में एक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले 25 से 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बनेगा और भारत को ऐसा करने में से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। केंद्र सरकार ने बीजी रामजी अधिनियम के तहत मसौदा नियम जन परामर्श के लिए शनिवार को जारी किए। इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्राविधानों के अनुसार मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श आमंत्रण किया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चीन की शांसी प्रांत में कोयले खदान हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, चीन के शांसी प्रांत में खनन दुर्घटना में हुए जान माल की क्षति से मैं बहुत दुखी हूँ। भारत की ओर से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। सभी लापता लोगों को जल्द और सुरक्षित जगह मिलने की प्रार्थना करता हूं। उत्तर चीन में बड़ा हादसा। उत्तरी चीन की एक कोयले खदान में गैस विस्फोटक होने से 90 खनिक की मौत हो गई। गैस विस्फोटक शुक्रवार शाम ल्यूसियोनियो कोयला खदान में हुआ। हादसे के समय खदान में 247 खनिक मजदूर थे। सरकारी मीडिया के खबर के अनुसार उत्तरी चीन के शांसी प्रांत के क्यूनआन काउंटी में कोयला खदान में विस्फोट होने से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। इसके अनुसार बचाए गए लोगों के में से लगभग 123 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 लोग की हालत बहुत ही गंभीर है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में उच्चतम कोर्ट ने शनिवार को स्वतः संज्ञान में लिया। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई करेगी। रविवार को ट्विशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स के 4 सदस्यीय विशेष
फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ शनिवार रात राज्य की सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई है। रविवार को एम्स भोपाल में ट्विसा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। भारत के कई राज्यों में हीट वेव का कहर, प्रचंड गर्मी से तापमान 47 डिग्री पार। भारत के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी की वजह से तापमान 47 डिग्री के पार हो गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्य भागों, उससे सटे उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव अपनाने की सलाह दी है। महंगाई की मार झेल रही जनता पर तेल कंपनियों ने एक बार फिर बोझ बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की चिंताओं के बीच भारत में ईंधन की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ। पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ताज़ा बदलाव के बाद पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है।